friends, I am Dr. Samir Patel, consultant neurophysician at KD Hospital अहमदाबाद। आज हम स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रोक शेयर करूंगा और सेकंड पार्ट में स्पेशल प्रिकॉशन ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या है? जब भी ब्रेन के किसी भी पार्ट को सडनली डैमेज होता है तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन के कोई पर्टिकुलर पार्ट में खून की रुकावट रुक जाने की वजह से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में ब्रेन की कोई नस में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन के कोई पर्टिकुलर पार्ट में खून की मात्रा रुक जाती है, तो उसकी वजह से ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नस फट जाती है, जिसकी वजह से नसों में से खून बाहर आ जाता है और उसकी वजह से ब्रेन पे दबाव हो जाता है। तो ये स्ट्रोक के दो प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रोक कितना कॉमन है। तो हर दूसरे सेकंड में दुनिया में किसी ना किसी एक आदमी को स्ट्रोक होता है और हर 6 सेकंड में स्ट्रोक की वजह से एक मृत्यु हो जाती है। हर साल दुनिया में लगभग 17 मिलियन लोगों को स्ट्रोक होता है, जिसमें से 6 मिलियन लोग की मृत्यु हो जाती है। तो स्ट्रोक एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। अब देखते हैं कि इंडिया में स्ट्रोक कितना कॉमन है। तो इंडिया में हर साल 14 से 15 लाख नए केसेस स्ट्रोक के हो जाते हैं, यानी कि हर दिन 3 से 4 हजार केसेस नए दर्ज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 12% स्ट्रोक 40 साल के छोटे लोगों की उम्र में होता है। आपको सुन के ताजुब होगा कि हमारे पास 10 साल, 5 साल और 1 साल पहले एक 4 साल का बच्चा भी स्ट्रोक के साथ आया था। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है। अभी के टाइम में स्ट्रोक किसी भी उम्र के साथ हो सकता है। तो स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रोक हुआ है? तो कभी भी आपको सडनली आपके कोई एक साइड के हाथ या पैरों में झंझनाहट आए या हाथों पैरों में कमजोरी आए तो वो स्ट्रोक हो सकता है। अचानक आपकी स्पीच में प्रॉब्लम होती है, आपकी जबान में तकलीफ आती है बोलने में, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। अचानक किसी को चक्कर आना, उल्टी होना, अचानक सरदर्द होना, अचानक बैलेंस में गड़बड़ होना या फिर अचानक बॉडी का कोई एक पार्ट सुन्न हो जाना, तो वो स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी स्ट्रोक के एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि अचानक होश में गड़बड़ आना, अचानक कंफ्यूजन का स्टेट आना। तो ये सब स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अचानक विजन प्रॉब्लम भी स्ट्रोक का कारण हो मतलब स्ट्रोक का प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है फास्ट, जिससे आपको स्ट्रोक के लक्षण के बारे में पता लग सकता है। एफ मतलब फेस ड्रूपिंग, मतलब अचानक से किसी का फेस ड्रूप हो जाना। ए मतलब आर्म वीकनेस, अचानक पेशेंट का एक साइड का हाथ कमजोर हो जाना। एस मतलब स्पीच डिफिकल्टी, मतलब अचानक पेशेंट की जबान में लड़खड़ाहट आना या बोलने में तकलीफ होना। एंड टी मीन्स के इट इज टाइम टू कॉल 108। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण आए तो इमीडिएटली आप 108 को कॉल करें और नज़दीक की बड़ी हॉस्पिटल में इमीडिएटली पहुंच जाए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं। जब भी आप इमरजेंसी में पहुंचेंगे तो ऐसी हॉस्पिटल में पहुंचिए जहां सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि स्ट्रोक की ट्रीटमेंट करने से पहले ये दोनों में से एक जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, ईसीजी और सीटी स्कैन या एमआरआई डॉक्टर आपके प्रेजेंटेशन के मुताबिक करेंगे। सीटी स्कैन या एमआरआई के बाद ही स्ट्रोक की ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों की ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। तो ट्रीटमेंट चालू करने से पहले ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि स्ट्रोक किस प्रकार का है, इस्चेमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक। आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो इस्चेमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि आपको इस्चेमिक स्ट्रोक है और अगर आप सिम्टम शुरू होने के पहले 4.5 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर आपको एक खून पतला करने का भारी इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे आपका जो खून का गट्ठा जमा हुआ है वो नस खुलने का चांसेस बढ़ जाता है और रिकवरी के चांसेस काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। उसके कुछ
इंक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं और कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो डिसाइड करके डॉक्टर आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं, जिससे रिकवरी फास्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई के साथ हम नसों की एंजियोग्राफी भी करते हैं, जिसको बोलते हैं सीटी और एमआर एंजियोग्राम। और अगर उसमें कोई ब्रेन की बड़ी नस में ब्लॉकेज है, तो ये इंजेक्शन के बाद पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। इसमें जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, वैसे ही ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है, और ब्रेन की जो नस में ब्लॉकेज है उसको हम स्टेंट की मदद से उसको रिट्रीव करते हैं। जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं, उसकी वजह से हम वो रिट्रीव करते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। तो ये इमीडिएट ट्रीटमेंट इनिशियल आवर्स में ही हो सकता है। इंजेक्शन 4.5 आवर्स में, और जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी है वो 6 to 8 आवर्स में, और कुछ केसेस में अप टू 24 आवर्स तक। उसके बाद ये दोनों में से एक भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अ, ये इमीडिएट ट्रीटमेंट है। उसके बाद डॉक्टर्स आपको स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर कौन से वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कॉमन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा, एक्सेस अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की रिदम की गड़बड़ जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। ये सब कॉमन कारण है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा रिस्क फैक्टर है, और वो रिस्क फैक्टर को ट्रीट करेंगे जिससे स्ट्रोक फिर से होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद ज़्यादातर पेशेंट और रिलेटिव का क्वेश्चन होता है कि स्ट्रोक के बाद रिकवरी कैसे होती है। तो 10% केसेस में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। 20%, 20 to 25% केसेस में पेशेंट को हल्की सी दिक्कत रह सकती है। 40% पेशेंट्स में पेशेंट को दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। और अराउंड 10% केसेस में पेशेंट को नर्सिंग केयर या फिर दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और 10 to 15% केसेस पे पेशेंट की पहले 1 महीने में डेथ भी हो सकती है। तो एक बार ये जो स्ट्रोक हो जाता है, तो उसके बाद रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कैसे करोगे। तो आपकी उम्र जैसे ही 40 से ज़्यादा होती है, तो आपको रेगुलर आपका बॉडी चेकअप कराना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का, और ज़्यादातर लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग उसको ट्रीट नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्ट्रोक का है। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से भी अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, तो भी डायबिटीज़ को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक दोनों होने का रिस्क रहता है। और उसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से आँखों पे नुकसान और किडनी पे नुकसान भी हो सकता है। तीसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग स्टॉप कीजिए। स्मोकिंग से खाली लंग कैंसर नहीं होता, हमने देखा है कि यंग स्ट्रोक में स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। तो स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर कैरोटिड आर्टरीज। चौथा, कि अगर आप एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो आप उसको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम कीजिए, और अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई भी शुरू करनी पड़ सकती है। सातवां, के रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए। आठवां, के आपके खाने में सॉल्ट की मात्रा आपके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंगली माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में रखिए। और अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हो, तो आप इमीजिएटली नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंच जाइए। स्ट्रोक के लिए बहुत ही मिथ अभी हमारे समाज में है, जैसे कि स्ट्रोक को बचाया नहीं जा सकता। हालांकि 70 to 80% स्ट्रोक को रोका जा सकता है। दूसरी मान्यता है कि स्ट्रोक की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट फैक्ट ये है कि स्ट्रोक को बहुत ही इमीडिएट और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तीसरा, कि स्ट्रोक खाली एल्डरली में होता है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्ट्रोक अभी यंग एज में बहुत ही कॉमन है। इवन बच्चों में भी स्ट्रोक अभी हो रहा है। चौथा, कि स्ट्रोक हार्ट में होता है। नहीं, स्ट्रोक ब्रेन में होता है। ब्रेन की एक नस में ब्लॉक होने की वजह से वो ब्रेन स्ट्रोक होता है।
और लास्ट में कि स्ट्रोक के बाद उसकी रिकवरी नहीं होती है, नहीं, ये गलत है। स्ट्रोक के बाद उसकी रिकवरी लाइफ टाइम के लिए चल सकती है। तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रोक। अब हम स्पेशल जो बातें करेंगे वो है रिगार्डिंग कि अभी लॉकडाउन के टाइम टाइम पे, कोविड 19 के टाइम पे हम स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी जो सिम्टम्स मैंने बताया वो अगर आपको हो रहा है तो इमिजिएटली आप नज़दीक की बड़ी हॉस्पिटल में चले जाइए। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, कोई भी बड़ी हॉस्पिटल की इमरजेंसी सर्विसेज सारी चालू है, वहाँ पे सीटी एमआरआई सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल का कांटेक्ट कीजिए। दूसरा कि अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रोक हुआ हुआ है तो आपकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो चलनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की ट्रीटमेंट आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, सारे फार्मेसी स्टोर अभी खुले हुए हो तो आपको आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको बीपी एंड शुगर मॉनिटरिंग आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप नज़दीक के कोई भी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास ये जांचें करवा सकते हैं, हाल जिसकी वजह से आपके जो रिस्क फैक्टर्स है वो कंट्रोल रहे एंड आपको स्ट्रोक फिर से होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। आई होप आज जो मैंने बताया उससे आपके कुछ फंडामेंट्स कॉन्सेप्ट्स है स्ट्रोक के रिगार्डिंग वो क्लियर होंगे। एंड स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।